ठीक है, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायूरेटिक रिलेटेड होता है अपने किडनी से। ठीक है, अब जिन लोगों को कल अच्छे से समझ नहीं आया था वो लोग आज देख लेंगे। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। तो डायूरेटिक्स होता है किससे रिलेटेड? किडनी से। ठीक है, तो सबसे पहले किडनी क्या होता है? किडनी का चीज मतलब क्यों है किडनी हमारे बॉडी में, क्या काम करती है किडनी? किडनी हमारे बॉडी की फिल्टर है। ठीक है, हमारे बॉडी से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितना भी वेस्ट होता है, उसको छानने का काम करती है किडनी। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि किडनी क्या है? नेचुरल फिल्टर है, जो कि ब्लड को या फिर हमारे बॉडी का ब्लड से जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान के बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद अब जो किडनी है, किडनी के अंदर कौन सी चीज है जो काम कर रही है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन है? आपका नेफ्रॉन। तो जो किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काउंट मिलियंस और बिलियंस में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेफ्रॉन्स होता है। ठीक है, और यही काम, यही फिल्टर करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं डायूरेटिक्स। क्या है डायूरेटिक? तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हम लोग यूरिन की आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं, यानी बॉडी से बाहर यूरिन की आउटफ्लो को हम बढ़ा देंगे, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायूरेसिस। ठीक है, तो डायूरेसिस इज द कंडीशन वेयर यूरिन आउटफ्लो इंक्रीज। ठीक है, यूरिन निकलेगा बाहर को। और ऐसी ड्रग जो कि डायूरेसिस करेगी या ऐसी ड्रग जो कि यूरिन की आउटफ्लो को बढ़ा देंगी, उस ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स, यूरिन क्या है? यूरिन में क्या है? वाटर है, सॉल्ट है, यही चीजें तो है। तो सॉल्ट और वाटर, इस चीज को हमारी बॉडी से बाहर निकालेंगे कौन? डायूरेटिक्स। ठीक है, सबको समझ आया? ठीक है, तो डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालती है ज्यादा अमाउंट में। यूरिन क्या है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कहां से शुरू होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होता है वहां से यूरिन बनना चालू होता है। हर दिन हमारी बॉडी से 180 लीटर यूरिन छनता है, 180 लीटर पर डे। ठीक है, लेकिन उनमें से जो भी छना हुआ यूरिन होता है, जो भी छना हुआ फ्लूइड होता है, वो 99% वापस बॉडी में चले जाता है, बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। मात्र 1.5 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन हमारा हर दिन निकलता है। ठीक है, छना कितना? 180 लीटर। अगर तुम सोचो 180 लीटर तुम लोग पर डे यूरिन करोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तुम लोग उसी दिन चौक से मर जाओगे, होगा ना ऐसा? तो क्षमता 180 लीटर पर डे है, लेकिन उसमें से वो सारा छना हुआ जो भी फ्लूइड था वो वापस से बॉडी में चले जाता है और मात्र 1.5 से 2 लीटर पर डे ही यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, ये स्लाइड सबको समझ आई? ओके, अब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन की। किडनी के क्या क्या काम होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला है कि किडनी हमारे बॉडी में क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट्स या फिर वाटर की अगर कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो किडनी में क्या होगा? जो भी छना होगा वो वापस से बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया है, बीपी वगैरह बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो किडनी के थ्रू वो क्या हो जाएगा? बाहर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको बनाया है किसने? किडनी। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स कौन करती है? किडनी। जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करेगी किडनी। ठीक है, इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारी बॉडी में बना है, जो हमारे ब्लड में वेस्ट है, उसको निकालने का काम कौन करती है? किडनी। और हार्मोनल एक्टिविटी, एक हार्मोन को तो आप सब लोग जानते हो नहीं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता था, ब्लड प्रेशर कम हो जाता था, किडनी के जेजी सेल्स क्या निकालते थे? रेनिन, और अल्टीमेटली क्या बनता था? एंजियोटेंसिन 2 और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता था, सबको पता है, होता था, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता था। तो क्या रेनिन का प्रोडक्शन किसने किया? किडनी ने किया। ठीक है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स आप लोगों की बॉडी में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स किससे बनते हैं? एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, जो ये एरिथ्रोपोइटिन होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। अगर आप लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल ही तो करता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेड ब्लड सेल की कमी हो रही है, तो फिर क्या करेगा? किडनी ज्यादा से ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन
बनाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोगों को विटामिन डी अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे सनलाइट से मिलेगा, जैसे आप लोगों को कैल्शियम वगैरह वाले जो फूड होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, वहां से आप लोग विटामिन डी लेते हो, लेकिन उसका एक्टिवेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, दो जगह पे इसका एक्टिवेशन होता है, लीवर पे और किडनी पे। जो भी आप लोग विटामिन डी लेते हो, सबसे पहले उसका एक्टिवेशन होता है, वो कैल्सीडायोल बनता है आपके लीवर में। ठीक है, लेकिन जो विटामिन डी होता है उसका जो कैल्सीट्रायोल वाला रूप होता है वो एक्टिव माना जाता है। तो कैल्सीडायोल आपके लीवर में बन गया और किडनी में कैल्सीडायोल से कैल्सीट्रायोल बन जाएगा और एक्टिवेशन हो जाएगा विटामिन डी। समझ आया? लीवर में क्या बना था? कैल्सीडायोल। वो कैल्सीडायोल आएगा आपकी किडनी में और डायोल से कैल्सीट्रायोल बन जाएगा कहाँ पे? आपके किडनी में। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा है कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो ये बात की हमने किडनी के फंक्शन की। किडनी क्या होता है? नेचुरल फिल्टर होता है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो कि यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ा दे। ठीक है, बस हो गया। और पर डे 180 लीटर क्षमता है और जिसमें से 1.5 से 2 लीटर जो यूरिन है आपका पर डे निकलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म यूरिन बनने की। ठीक है, तो देखो ये है आपका स्ट्रक्चर जिसका नेफ्रॉन का, जिस नेफ्रॉन की मैं बात कर रही थी वो ये है। ठीक है, और ये हम एक नेफ्रॉन की बात करेंगे और ऐसे ही काफी मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है, वो हो गए आपके नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब ये देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, एक चीज तो आपको पता है कि जो ऑर्गन्स में ब्लड लेके आती है वो कौन होती है? आर्टरीज। आर्टरी लाती है ना ऑर्गन्स में ब्लड। तो ऐसे ही इस नेफ्रॉन में जो ब्लड लेके आएगी वो कौन होगी? एफरेंट। ए मतलब आना। ठीक है, एफरेंट वाली जो आर्टरी होगी वो आपके नेफ्रॉन में क्या करेगी? ब्लड को लेके आएगी। ठीक है, अब देखो इधर से ब्लड आया, ये आर्टरी देखो इधर पर को ऐसे घूम रही है, मतलब ये आर्टरी के बाद कैपिलरी छोटी छोटी बन जाती है, तो ये देखो ये यहाँ पर को घूम रही है और यहाँ पर क्या होगा, ये जो घूमा है इसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा, जो कैपिलरी ऐसे राउंड हुई है ना, तो उसमें क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा जिसको कहते हैं कैपिलरी प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से इसमें जो भी ब्लड आया होगा ना उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा और वो ब्लड फिल्टर होकर कहाँ आएगा? आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। ठीक है, मैंने कहा एफरेंट आर्टरी से ब्लड आया जिसको छन्ना है और वो कहाँ गया? ग्लोमेरुलर कैप्सूल में गया। ठीक है, यहीं से फिल्ट्रेशन चालू होता है। सबसे पहले ये गया, देखो ये कैप्सूल जैसा बना है, तो ये क्या है? आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। इसके अंदर ब्लड गया और यहाँ से छनके जो है ये कहाँ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना सबको समझ आया? सबसे पहले छनके कहाँ गया? वो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गया। पहला पार्ट है ये नेफ्रॉन का। ठीक है, अब सपोज बहुत सारा जो ब्लड है वो छनके, या जो बहुत सारा फ्लूइड है वो छनके कहाँ गया? आपके पीसीटी में गया। ठीक है, इतना निकलेगा तो नहीं, अब ये वापस से रीअब्सॉर्ब होगा बॉडी में। ठीक है, तो पीसीटी में ये देखो, पीसीटी में क्या होगा? जितना भी उस फ्लूइड में जितना भी ग्लूकोज होगा वो पूरा का पूरा वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। 100% ग्लूकोज बॉडी में वापस चले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड, 100% अमीनो एसिड जो भी उसमें प्रोटीन है वो भी वापस चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 65% सोडियम। ठीक है, सोडियम सॉल्ट वो भी वापस चले जाएगा, पानी वो भी वापस चले जाएगा, बाइकार्बोनेट वो भी वापस चले जाएंगे, पोटेशियम और क्लोराइड वो भी थोड़े बहुत चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से वापस जा रही है? पीसीटी। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ से वापस से ब्लड बॉडी ने उसको सोख लिया, खींच लिया। ठीक है, अब जो बचा कुचा फ्लूइड है वो आगे जाएगा और ये जो दूसरा नीला वाला पार्ट है ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो लूप है इस लूप को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये नीचे को आ रहा है इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो बचा हुआ सब कहाँ चले गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? जो भी फ्लूइड आया
उसके अंदर जो भी पानी है वो वापस यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने लगेगा, सिर्फ पानी, ठीक है, सॉल्ट नहीं, सिर्फ पानी वापस से रीएब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब फिर ये आगे को बढ़ा, फिर ये ऊपर को जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आगे को गया तो इसको क्या कहेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर को बहुत सारे चैनल्स होते हैं आपके, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, इनके अलग अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है, चैनल मतलब गेट होते हैं। तो इस गेट से इस फ्लूइड में जो भी सॉल्ट होंगे आपके, ठीक है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वो सॉल्ट वापस से बॉडी में चले जाएंगे। ये ध्यान रखो, इधर मैंने ये नहीं कहा कि पानी जाएगा, मैंने कहा सिर्फ सॉल्ट जाएगा, क्योंकि सॉल्ट के लिए ही गेट है, ठीक है। तो इधर से सिर्फ सॉल्ट अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब जितना भी बचा कुचा है सब कहाँ चले जाएगा? ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बचा कुचा, ठीक है। और जो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्ली, मतलब जो पहले आ गया एक, और एक होता है लेट, जो कि बाद में आया, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जाएगा अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर को भी चैनल होते हैं, सोडियम और क्लोराइड वाले चैनल मैंने लिखा है ना अर्ली डीसीटी में, इसमें सोडियम क्लोराइड के चैनल होते हैं। तो इधर से जो सोडियम और क्लोराइड है, यानी जो सॉल्ट है, वो वापस से अंदर बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन पानी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सॉल्ट रीएब्सॉर्ब होंगे। उसके बाद फिर ये आगे को जाएगा, फिर पहुंचेगा ये लेट डीसीटी में, यहाँ से भी सॉल्ट वापस से बॉडी में रीएब्सॉर्ब होंगे। देख रहे हो कितनी जगह से पूरा रीएब्सॉर्ब हो गया है। इसीलिए अल्टीमेटली जो बचा कुचा है वो कहाँ आ जाएगा? आपका कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी बचा कुचा आया, जो भी यहाँ पहुंचा, उसको हम लोग कहते हैं यूरिन, और वो फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 180 लीटर तो यहाँ से फिल्टर हुआ, उसमें से देखो ज्यादा चीजें तो यहीं पर रीएब्सॉर्ब हो गई, ग्लूकोज पूरा रीएब्सॉर्ब हो गया, अमीनो एसिड रीएब्सॉर्ब हो गया, सॉल्ट रीएब्सॉर्ब हो गया, वाटर रीएब्सॉर्ब हो गया, जितना बचा कुछ है वो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में उसमें से जो और पानी था वो और दोबारा रीएब्सॉर्ब हो गया, वॉल्यूम और कम हो गया। फिर उसके बाद हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पर को जितना भी उसमें सॉल्ट था वो रीएब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद फिर ये गया अर्ली डीसीटी में, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पर को भी जितना उसमें सॉल्ट बचा था वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद वो लेट डीसीटी में आ गया, तो वहां पर को भी जितना सॉल्ट था और रीएब्सॉर्ब हो गया। बचा कुछ कितना? बहुत ही कम बचा होगा, 180 लीटर में से कितना बच गया? 1.5 लीटर बच गया, और वो 1.5 लीटर कलेक्टिंग डक्ट में आया और यूरिन बन के बाहर। यही काम है आपका नेफ्रॉन का, इसी तरीके से वो काम करता है, ठीक है। एक बार मैं आपको उस वैसे वे में भी समझाती हूँ। यही पे समझा दूंगी, इसलिए समझिए, ठीक है। देखो शुरुआत कैसे हुई, पहले एफरेंट आर्टरी आई, ब्लड को लेके आई, ठीक है, ध्यान से देखो पूरे स्ट्रक्चर को। अब ये आर्टरी यहाँ पर को कहीं तो घूम रही है ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पर को देखो इतना, मतलब कैपिलरीज का इतने ऐसे गोल गोल हो गई है कि इसका प्रेशर बन गया होगा कुछ तो, और ये है आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल, है ना। अब ये कैपिलरी में जो भी छन्ने वाला कंटेंट है, ब्लड में जो भी छन्ने वाला कंटेंट है वो यहाँ आया और यहाँ से फिल्टर हो गया, ठीक है। इससे फिल्टर होने के बाद ये आया आपका कहाँ पे? पीसीटी में आ गया, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है पीसीटी वहां पे आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या आया होगा? सॉल्ट आए होंगे और वाटर आया होगा, तो आया होगा पीसीटी में। और पीसीटी में क्या हो गया? इन दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो गया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इनका रीएब्जॉर्ब हो गया, वापस से बॉडी में चले गए पीसीटी में। उसके बाद फिर ये आए कहाँ? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इसमें आए ना, डीसीटी में आए, सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आए। अब यहाँ पर को ये जो बचा हुआ सॉल्ट और बचा हुआ वाटर आया होगा। अब इधर क्या होगा? सिर्फ ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सॉल्ट का नहीं होगा, डीसीटी, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा हुआ है ये किसमें गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में गया। कौन कौन गया? वाटर और बचा हुआ सॉल्ट, ठीक है।
और मैंने कहा इधर सिर्फ जो सॉल्ट होता है इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, पानी का नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर ये गया अर्ली डीसीटी में। ठीक है, अर्ली डीसीटी में गया और इधर पर भी क्या हुआ इसका, ये ऐसे ही सॉल्ट और वाटर गया होगा और इधर पर भी सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, पानी का नहीं। ठीक है, और इसके बाद ये अर्ली डीसीटी से लेट डीसीटी में गया और इधर भी ऐसे वाटर और सॉल्ट पहुंचा होगा बचा कुचा। अब इधर भी सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का नहीं हुआ और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचे और जो भी वॉल्यूम पहुंचा बाहर निकल जाएगा आपका यूरिन। ठीक है, यही है बस पार्ट याद रखो। फर्स्ट वाला है पीसीटी, पीसीटी उसमें वाटर सॉल्ट दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहाँ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहाँ सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर अर्ली डीसीटी, वहाँ सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर लेट डीसीटी, वहाँ भी सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ यूरिन बन के बाहर। इतना ही बस। ठीक है, अभी इसमें से कोई है जिसको समझ नहीं आया ये वाली चीज? आगे सबको समझ में? चलो एक बार फिर देखते हैं पीसीटी में। देखो ये जो मैं स्लाइड दे दूंगी तो आप लोगों को समझ आएगा बाद में। ठीक है, तो ये क्या क्या लिखा है एक बार इसको देख लो। पीसीटी में मैंने कहा 100% ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब हो गया, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली है कि आपके जो पीसीटी है ना उसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये कहाँ प्रेजेंट है? पीसीटी में। ये क्या काम करता है? ये जो भी आपके यूरिन में बाइकार्बोनेट आते हैं, बाइकार्बोनेट जानते हो ना, सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब करता है, हमारे बॉडी में वापस ले लेते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पीसीटी में। और ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट जो भी आपके यूरिन में, जो भी फ्लूइड में होगा, उसको वापस से बॉडी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया पीसीटी। उसके बाद आ गया आपका, फिर हम कहाँ आए थे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। उसमें मैंने लिखा देखो परमिएबल टू वाटर, मतलब सिर्फ पानी ही पानी वापस से रीएब्सॉर्ब होगा। लेकिन इम्परमिएबल टू सॉल्ट, मतलब सॉल्ट के लिए ये परमिएबल नहीं है, सिर्फ पानी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आए थे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखो मैंने कहा था पानी के लिए परमिएबल नहीं है, तो इम्परमिएबल टू वाटर। लेकिन इसमें मैंने कहा था ना चैनल्स होते हैं, ये चैनल को ना तुम लोग सही लिख लेना, मेरे को ये प्लस तो मिला नहीं सकता। देखो सोडियम है तो उसके ऊपर प्लस साइन होता है, पोटेशियम प्लस साइन होता है, 2 क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, ऐसे लिखना। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड, 4 ट्रांसपोर्टर, ये चैनल प्रेजेंट होते हैं आपके कहाँ पे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, और यहाँ से अब देखो सोडियम का चैनल है तो अंदर किसको खींचेगा? सोडियम को ही तो खींचेगा। पोटेशियम का चैनल है, अंदर किसको खींचेगा? पोटेशियम को। क्लोराइड का चैनल है, अंदर किसको खींचेगा? क्लोराइड को। लेकिन पानी को नहीं, सिर्फ सॉल्ट को खींच दिया उसने। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। ठीक है, उसके बाद हम आए थे अर्ली डीसीटी में। अर्ली डीसीटी में देखो मैंने कहा था पानी के लिए परमिएबल नहीं है, तो इम्परमिएबल टू वाटर। लेकिन इधर पर तो चैनल होता है किस किस का? सोडियम और क्लोराइड का चैनल होता है। तो अगर सोडियम और क्लोराइड का चैनल होगा तो किसको रीएब्सॉर्ब करेगा? सॉल्ट को ही करेगा, सोडियम और क्लोराइड को रीएब्सॉर्ब करेगा। और इसके अलावा उसके बाद आते हैं हम लोग लेट डीसीटी। ठीक है, लेट डीसीटी में एक और चीज जो आप लोगों को है, आप लोगों को याद है लास्ट सिस्टम में हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा था। क्या क्या काम है एल्डोस्टेरोन का? वाटर के सॉल्ट एंड वाटर रीएब्सॉर्प्शन, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट सिस्टम में। वही एल्डोस्टेरोन यहाँ आएगा और तुम लोग एल्डोस्टेरोन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो देखो ये लेट डीसीटी वाला पार्ट है और इसी के बगल से कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, दोनों एक साथ ही जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर को एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट है, यहाँ पे शुरू हो जाती है एल्डोस्टेरोन की कहानी। एल्डोस्टेरोन ऐसी चीज है जो कि आपके सॉल्ट को वापस बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, आपके सॉल्ट को वापस से बॉडी में लेके जाता है। तो मैंने कहा कि लेट डीसीटी में एल्डोस्टेरोन आएगा जो कि सोडियम या फिर पोटेशियम को रीएब्सॉर्ब कर देगा, सॉल्ट को रीएब्सॉर्प्शन करता है।
लेकिन जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट से वो वाली चीज है कि जैसे अगर हम लोग कह रहे थे कि सॉल्ट एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन कह रहे थे ना, ऐसा कॉन्सेप्ट में नहीं भटकना है, सिर्फ सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, सिर्फ सॉल्ट को अपने साथ लेके जाएगा, पानी पीछे पीछे खुद ही चले जाता है, ठीक है। अब उसकी भी एक कहानी है, एक हार्मोन होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से सोचो, डायूरेटिक मतलब यूरिन का बाहर निकलना, उसके आगे एंटी लग गया मतलब यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। जब भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, हमारी ब्रेन से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो जाएगा, वो हार्मोन सीधे लेट ईसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और वो क्या करेगा, जितना भी ये छान रहा है ना उसको वापस से बॉडी में भेज देगा कि तू बाहर कहाँ निकल रहा है, तुझे अभी बॉडी में जरूरत है, तो वापस से उसको रीअब्सॉर्ब करवा देगा। कौन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कब निकला? जब हम लोग प्यासे हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हुई, ठीक है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई, हमारे बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकला, निकलने के बाद कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। उसका काम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट में जो भी फ्लूइड छन रखा है उस फ्लूइड को वापस से बॉडी में भेज देना, बॉडी में वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देना, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली, देखो सॉल्ट को तो लेके गया लेकिन पानी को ऐसे नहीं लेके जाएगा, जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इधर आएगा वो पानी को भेज देगा एल्डोस्टेरोन के साथ वापस से बॉडी में, ठीक है। तो यही लिखा है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ये करेगा, लेकिन एल्डोस्टेरोन डज नॉट डायरेक्टली रीएब्जॉर्ब वाटर, वाटर फॉलोज सोडियम ओनली। पानी किसके पीछे पीछे जाएगा? सोडियम के पीछे। इफ एडीएच प्रेजेंट, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट होगा तो। विदाउट एडीएच वाटर विल नॉट फॉलो, अगर एडीएच नहीं होगा तो पानी नहीं जाएगा पीछे पीछे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई लेट ईसीटी के। अब लास्ट में आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पार्ट, लास्ट का सीवर लाइन आप लोग जिसको कह सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत जगह से ऐसे वो खुल रखे हैं और यहाँ पे सब जगह का वेस्ट अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और यूरिन बन के बाहर में आ जाएगा, ओके। तो कलेक्टिंग डक्ट, इसको आप कह सकते हैं ना लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट कौन है? कलेक्टिंग डक्ट ही तो है, तो लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएगा। कैसे? देखो, अल्टीमेटली जो भी छन्ना है वो कहाँ आया? कलेक्टिंग डक्ट में आया। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है तो जो भी इधर छन के आया है वो वापस से बॉडी में चले जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है, ठीक है। तो इसने कहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएगा। और अगर हमारी बॉडी में हमने खूब सारा पानी पी रखा है, बॉडी हाइड्रेट है, बहुत सफिशिएंट पानी है उसमें, तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और सारा यूरिन के थ्रू बाहर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है कौन? कलेक्टिंग डक्ट। थ्रू रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन रेगुलेटेड बाय द, अब देखो जो आपका एल्डोस्टेरोन था वो क्या कर रहा था? रीअब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा था? रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था। तो इन दोनों हार्मोन के बेसिस पे बॉडी को जब जरूरत होगी तभी ये दोनों हार्मोन एक्टिवेट होंगे, वैसे नहीं होंगे, ठीक है, वैसे नॉर्मल प्रोसेस चलेगी। तो इसके बेसिस पे ही यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की यूरिन जो होती है एकदम व्हाइट सी होती है, मतलब कुछ उसमें कलर नहीं होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सी होती है, वो क्या हो गई? आपकी डाइल्यूट यूरिन। वो कब होगी? जब आप लोग नोटिस किया होगा, वो यूरिन तब होती है जब आप लोग खूब पानी पीते हो, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट है, ठीक है। अगर आप लोगों की बॉडी हाइड्रेट होगी, क्या आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलेगा? नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं निकला, ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर को आ जाएगा, तो आपकी जो यूरिन होगी वो क्या होगी? डाइल्यूट, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट यूरिन इफ नो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। और कभी कभी आपने देखा होगा, आप सुबह से शाम तक पानी नहीं पीते हो और फिर आप यूरिन का कलर देखना एकदम डार्क येलो होगा, ठीक है, यानी यूरिन आपकी क्या हो जाएगी? कंसंट्रेटेड। उस केस में क्या होगा? आपकी बॉडी को पानी की कमी हो गई है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आया होगा और उसने जितना भी यहाँ से पानी है सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया होगा। यूरिन में क्या आया? सॉल्ट ही सॉल्ट आया, इसीलिए आपकी यूरिन बहुत ज्यादा येलो होगी। तो वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन इफ हाई एडीएच। तो इसी तरीके से कलेक्टिंग डक्ट आपका काम करता है बॉडी को अकॉर्डिंग टू उसका हाइड्रेशन लेवल यूरिन का पास करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी सबसे पहले फिल्टर हुआ ना ग्लोमेरुलर में,
हो गया। उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ये ट्यूब्यूल्स है, ये पूरे इसके क्या है ट्यूब है, और इस ट्यूब्यूल से क्या हुआ वापस से रीअब्जॉर्ब हो गया। 180 लीटर छना था, सारा का सारा तो रीअब्जॉर्ब हो गया, तो क्या हुआ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड वाले में क्या है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो भी फ्लूइड होता है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, साइज बड़ा हो जाता है या फिर चार्ज की वजह से इधर से वो छन नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या होता है जैसे कुछ ड्रग्स हैं, आप लोगों ने कोई ड्रग ली है जैसे पेनिसिलिन वगैरह कोई ड्रग ली, आप लोगों ने कोई एंटीबायोटिक्स ली है, उनका पार्टिकल साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज होने की वजह से छन नहीं पाया, ग्लोमेरुलर से छन नहीं पाया, तो वो कहाँ जाएगा, उसको बॉडी से तो निकलना ही है, तो वो क्या करता है यहाँ से आगे को जाएगा आर्टरी से, और इस आर्टरी से डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स में उसका सिक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में गेट होते होंगे, चैनल्स होते हैं, और उन चैनल के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली उसका सिक्रेशन कहाँ पे हो जाएगा ट्यूब्यूल से, और सीधे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। तो अगर कोई इसकी मैकेनिज्म बोलेगा तो पहले आप 1 2 3 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देना, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना, खत्म, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से समझ किसको नहीं आया ये चीज जो मैंने बताया, जिसको नहीं आया वो पूछो, क्योंकि इससे आगे सब इसी पे बेस्ड है, अगर ये समझ नहीं आया होगा तो फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरे चैप्टर ही क्या बाहर हो जाएगा, बताओ। अर्ली और लेट क्यों डीसीटी? अर्ली मतलब जल्दी, देर डीसीटी के क्या होता है बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया कि जहाँ पे जल्दी से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे जो जस्ट बगल में शुरू हो जाता है उसको कहते हैं अर्ली डीसीटी, फिर ये डीसीटी चलते रहेगा, और जब ये डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से मिलने वाला है तो उसको लेट डीसीटी बोल देंगे। अर्ली मतलब जल्दी और लेट मतलब बाद वाला डीसीटी, ठीक है। हाँ, और अगला अक्सर एक्सप्लेन करो चलो सबको, कल उल्टा एक्सप्लेन किया था ना, इसको थोड़ा पॉज कर दो और एक्सप्लेन करो। मैं हाँ